जय हिंद। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है मुगल काल। हालांकि इससे पहले वाले वीडियोज में हमने आपको सल्तनत काल के बारे में बताया था, और सल्तनत काल में जब हम लोधी वंश के बारे में आपको बता रहे थे, उस समय हम बताए थे इब्राहिम लोधी के बारे में। जब इब्राहिम लोधी का शासनकाल चल रहा होता है, उसी समय मध्य एशिया से एक तुर्क मुसलमान का आक्रमण होता है भारत के क्षेत्रों में, जिसे हम लोग बाबर के रूप में देखते हैं। और फिर बाबर के द्वारा एक नया साम्राज्य स्थापित किया जाता है, जो एक विशाल साम्राज्य के रूप में बन करके उभरता है, जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो उसी मुगल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य कहाँ, मतलब किनके द्वारा स्थापित किया गया था, या फिर बाबर कौन था, किस वंश से संबंधित था, कहाँ का रहने वाला था, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि मुगल काल का जो कालखंड था वो क्या रहा था, उत्तर मुगल काल का कालखंड क्या रहा था, उत्तर मुगल काल क्यों कहलाया, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि मुगल काल का अवधि क्या रहा था। तो कहा जाता है, हमने बताया था लोधी वंश जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे, कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत का युद्ध में ही इब्राहिम लोधी पूरे सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। और इस तरह से सल्तनत काल जो है वो समाप्त हो जाता है, और फिर एक नया साम्राज्य मुगल साम्राज्य का उदय होता है। बाबर के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुगल के बारे में समझ लेते हैं आखिर मुगल है क्या। और इसका कालखंड देखा जाए तो 1526 ईस्वी में जब पानीपत का समाप्त हुआ, तो उसके बाद 1707 ईस्वी तक देखने को मिलता है। कहा जाता है कि 1526 से 1707 ईस्वी के बीच में बहुत सारे मुख्य शासक आए, जहाँ से जोड़ करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, और सारे अलग अलग शासकों के बारे में अलग अलग वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसको विस्तार से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हर एग्जाम में देखा जाता है कहीं ना कोई शासक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है। और देखा जाता है कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो कुछ प्रमुख शासक हुए, उनका शासनकाल चलता है। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब इसके अंतिम प्रमुख शासक होते हैं, उनके मृत्यु के बाद यह जो साम्राज्य है वो लड़खड़ाने लगता है। और फिर 1707 से 1857 के युद्ध, जब तक कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, तो उस काल को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो पहले हम लोग मुगल काल को समझते हैं। तो मुगल काल आखिर है क्या, मुगल शब्द का मतलब क्या होता है, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। कालखंड तो हमने बता दिया कि मुगल काल का जो कालखंड है वो 1526 से 1707 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। हालांकि इसके बीच में कई ऐसे प्रमुख शासक आए जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो उन प्रमुख शासकों के बारे में हम बताएंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम शॉर्टकट ट्रिक्स में जो राजाओं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, या फिर जो मुगल काल के जो प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में हम आपको बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके परिचय देखते हैं, है ना। तो मुगल जो थे वो मुगल दो वंशों से मिलकर के बना था। पहला एक मगोल वंश और दूसरा तुर्क वंश, है ना। अब मुगल जो था वो दो वंशों के मेल से बना हुआ था मुगल। और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। बहादुर क्या है, और ये थे कौन, तो तुर्क के ये चगताई शाखा के लोग थे, है ना। तुर्क में एक चगताई शाखा जो है उस वही के रहने वाले थे। लेकिन मुगल जो है वो दो वंशों का मेल से बना हुआ है। सबसे पहला मंगोल और दूसरा तुर्क, जिसका अर्थ क्या होता है, बहादुर होता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मुगल का अर्थ क्या होता है, तो बहादुर होता है। कौन से दो वंश से मिलकर के बना है, तो तुर्क और मंगोल से मिलकर के बना है। इसके पीछे कहानी है। कहा जाता है कि मुगल की स्थापना जो है भारत के क्षेत्र में बाबर के द्वारा किया गया था। अब बाबर को समझने से पहले बाबर रहने वाले कहाँ के थे, या फिर इनके माता पिता कौन थे, किस वंश से संबंधित थे, उसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बना है कई बार। इस वजह से अगर आप देखें तो मुगल काल के जो संस्थापक है वो बाबर के नाम से देखा जाता है। और बाबर का पूरा नाम का पूछा जाए तो जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम है, या फिर वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यही वास्तविक नाम है और यही इनका जो है पूरा नाम है। हालांकि हम लोग जनरली बाबर कहते हैं। इनके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख था, या फिर शेख उमर मिर्जा भी कहीं कहीं लिखा गया है, लेकिन नाम आप याद रखेंगे मिर्जा उमर शेख ही, जो एक तैमूर वंश के राजा थे, है ना। मतलब कहाँ के थे, तो तैमूर के वंशज थे, तैमूर वंश के ये राजा थे। साथ ही साथ इनकी माता को अगर आप देखें तो माता जो थी उनके नाम कुतलुग मिगार खानम था, ठीक है। और ये जो थी वो मंगोलों के वंशज थे। तो मंगोल के वंशज, और ये जो तैमूर थे वो तुर्क के वंशज थे। तो इनके पिता जो थे वो तुर्क वंश से संबंधित थे, हालांकि मुख्य रूप से तैमूर के वंशज थे। और इनकी माता जो थी वो
एक अलग वंश है जिसको हम लोग मंगोल वंश कहते हैं, इससे संबंधित थे। इसी वजह से हमने आपको बताया कि मुगल जो है वो दो अंशों का जोड़ करके मुगल की स्थापना की गई थी, या फिर मुगल शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है, बहादुर। क्यों? क्योंकि इनके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे और माता जो थी वो मंगोलों के वंशज थी। तो जब इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, जब बाबर का जन्म हुआ, तब बाबर का जन्म हुआ तो स्वाभाविक है दोनों का इसमें खून होगा, है ना। इसी वजह से आप आगे आपको जाकर के देखने को मिलेगा बाबर जो है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, और मुख्य तौर पे वो माता पे नहीं जाकर के अपने आप को तैमूर का वंशज दिखाने का प्रयास करता है। ये आगे जाकर के देखोगे तो माता का नाम याद रखेंगे और पिता का नाम याद रखेंगे। हालांकि बाबर चूंकि भारत में इसके संस्थापक हुए, या फिर मुगल काल के जो नींव रखे थे, स्थापना किए थे, वो बाबर के द्वारा की गई थी। तो इनका जन्म भी आप याद रखेंगे 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, है ना। 14 फरवरी आपको डेट तो वैसे ही याद रहेगा क्योंकि पुलवामा अटैक का दिन था। ये पुलवामा अटैक इसी दिन हुआ था, 14 फरवरी का दिन, साथ ही साथ वैलेंटाइन डे का दिन है। तो ये आप याद रखेंगे 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और यही फरगना के राजा थे इनके जो पिता थे, है ना। मिर्जा उमर शेख जो थे वही यही फरगना के राजा थे, और इन्हीं का पुत्र था बाबर। कहा जाता है कि 1494 ईस्वी में, देखिए 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था इसी परिवार में, और 1494 ईस्वी में बाबर का पिता जो फरगना के शासक थे, उनका होता क्या था कि अपने आस पड़ोस से इनका पटता नहीं था, और साथ ही साथ अपने जो इनके रिलेटिव्स थे उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे। इसी वजह से इनके जो साला थे, है ना, इनके पिता के साला, बाबर के साला नहीं बल्कि इनके पिता के साला जो है उनके द्वारा 1494 ईस्वी में इनके पिता की हत्या कर दी गई। और जब हत्या कर दी गई तो विधिवत फिर शासक किसको बनना है, तो उसी के पुत्र को बनना है। तो उस समय बाबर जो था वो मात्र 12 साल का था, और 12 साल में ये राजगद्दी पर बैठा, है ना, मतलब इसको शासक टिपुट कर दिया गया। ये अभी हम भारत की चर्चा नहीं कर रहे, ये वहीं की चर्चा कर रहे हैं, तुर्क की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, जब इनके पिता की हत्या उन्हीं के साला के द्वारा कर दिया गया, तो 12 वर्ष की आयु में इनको मजबूरन जो है वो राजा बनना पड़ा। अब जब ये राजा बना था, हमने अभी आपको बताया कि इनके पिता का संबंध जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों से भी ठीक नहीं था, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स के साथ भी इनके संबंध ठीक नहीं थे। इस वजह से जब ये 12 साल की उम्र में शासक बना तो सबसे पहला तो इसका कम उम्र था, साथ ही साथ कई तरह के संघर्ष को भी झेलना था। इसी वजह से देखोगे कि मतलब ये जो बाबर था वो प्रारंभिक समय में कई ऐसे संघर्ष किए, और कहा जाता है ना कि जो जितना घिसता वही चमकता है। बाद में वो शुरू में घिसा जरूर था लेकिन बाद में चमका, और चमका तो देखने को मिलता है कि भारत में आकर के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो ये था उनके माता पिता से संबंधित, या फिर उनके माता पिता के वंश से संबंधित। अब जब ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद इनके साथ कई चुनौतियां था, है ना। तो इनके प्रारंभिक संघर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब ये 12 साल में राजा बना था, 1494 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके पिता की मृत्यु हुई थी, और जब ये राजा बना था उसी 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद जो है वो तुर्क क्षेत्र के, तुर्की की राजधानी है ना, राजधानी थी, अभी है नहीं। तो ये जो समरकंद जो था उस समय तुर्की की राजधानी थी, वही तुर्क जहाँ के ये रहने वाले ये लोग थे, है ना। तो इसको जीतने का कोशिश किया। आप देखिए 1494 ईस्वी में ही ये शासक बना था अपने पिता के मृत्यु के बाद, और 1494 ईस्वी में ही एक अभियान चलाया समरकंद को जीतने के लिए। हालांकि प्रारंभिक समय में जब सबसे पहला प्रयास किया था इन्होंने तो ये सफल नहीं हुए थे, उसको जीत तो नहीं पाए थे। लेकिन 1494 के जस्ट 3 साल बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कि 1497 ईस्वी में 100 दिनों तक के लिए समरकंद को जीत लिया था। फिर से वही समरकंद के क्षेत्र में जाकर के अभियान किया और उस क्षेत्र को जीता, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 100 दिन के बाद फिर उसको वहां से भागना पड़ गया था। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक, देखिए संघर्ष इसका किस तरह से शुरू होता है। यहाँ हारता है लेकिन फिर भी जिद नहीं छोड़ता है, और 3 साल के बाद फिर से उसी क्षेत्र में जाकर के एक युद्ध लड़ता है ना, एक अभियान चलाता है 1497 ईस्वी में। हालांकि उस क्षेत्र को जीतने में कामयाब भी होता है। अलग बात है कि वो 100 दिन तक ही वहां पे रुकता है और फिर उसे भागना पड़ता है। लेकिन जब उसे भागना पड़ता है तो फिर से उसका मन नहीं मानता है, और फिर 1501 ईस्वी में उसको वहां पे जाकर के फिर से उस पर वहां युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद उस क्षेत्र को फिर से जीतता है, लेकिन वहां पे अबर जो है वो 8 महीने तक रहता है, और 8 महीने के बाद पुनः उसको भागना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 1494 ईस्वी में वो सफल ही नहीं हुआ।
1497 ईस्वी, जब 3 साल के बाद गया तो वो सफल हुआ, लेकिन 100 दिन तक वो टिक पाया। उसके बाद फिर 1501 ईस्वी में फिर से उसी क्षेत्र में, समरकंद के क्षेत्र में जाकर के अभियान चलाया, और अबर जो है वो 8 महीने के लिए वहां पे रुका, लेकिन एक मजबूत सत्ता स्थापित हो गया था वहां पे, इस वजह से इनको वहां से फिर से वापस भागना पड़ा। तो हुआ क्या था कि ये देखिए, ये भारत का क्षेत्र था और ये तुर्क का क्षेत्र है। ये ज़्यादातर अपना क्षेत्र विस्तार जो है वो इधर की ओर, मध्य एशिया की ओर करना चाहता था, है ना। और मध्य एशिया की ओर मुख्य रूप से यही समरकंद का क्षेत्र में करना चाहता था, तुर्क के क्षेत्र में करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि देख रहे हैं हम लोग को, देखने को मिल रहा है कि बार बार वहाँ से उनको भागना पड़ता था या फिर कभी सफल नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया, अब इधर वाले क्षेत्र को छोड़ करके इधर अभियान चलाना शुरू किया। तो देखने को मिलेगा कि 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता, है ना। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब तो भारत में ही हुआ करता था। तो ये जो सीमा था अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का जो सीमा क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन उस समय ये पूरा भारत ही था। तो वहां के काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीत लिया, कब? 1504 ईस्वी में। और जब इधर वाला क्षेत्र को जीता तो इनको समझ में आया कि नहीं, इधर से अभियान करने से अच्छा है कि इधर ज़्यादा इजी है, इधर वाले क्षेत्रों को जितना ज़्यादा इजी है। और उस समय भारत की स्थिति भी जो थी वो डगमगा गई थी, छोटे छोटे वंश जो है वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो वो अब क्या किए कि मध्य एशिया को छोड़ करके और भारत की ओर आना शुरू कर दिया। तो 1504 ईस्वी में देखे वो कि काबुल को जीता, और काबुल के साथ साथ गजनी क्षेत्र को जीता, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना। और इसी क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण किया था। 1507 ईस्वी में उसने एक पादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह नहीं, पादशाह की उपाधि धारण की। हालांकि देखा जाता है कि इनके जितने भी वंशज आए थे या फिर इनके ऊपर जितने भी राजा आए थे इस वंश के, वो सारे मिर्जा की उपाधि धारण करते। लेकिन ये जो बाबर पहले ऐसे शासक हुए जब इधर भारत का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है जिसको हम लोग काबुल और गजनी कहते हैं, उस क्षेत्र को जीतने के बाद 1504 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, 1507 ईस्वी में एक उपाधि धारण की, जो उपाधि का नाम है पादशाह। उन्होंने मिर्जा की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि एक नया उपाधि धारण किया पादशाह का। और फिर जब इधर जितने में वो सफल हुए तो एक बार फिर से इनका मन में आया कि नहीं, एक बार फिर से हम चले समरकंद की ओर। और देखा जाता है कि 1511 ईस्वी में फिर से वो समरकंद की ओर चलता है ना। समरकंद की ओर जाकर के अभियान करता है। अभियान करने के बाद उसको जीत भी हासिल होती है, लेकिन फिर से वो 8 महीने से ज़्यादा, मतलब लगभग 1 साल तक टिक पाया था। और 1 साल तक टिकने के बाद फिर से 1511 ईस्वी में जाकर उस क्षेत्र को जीता, और 1512 ईस्वी में फिर से खो दिया, मतलब फिर से वहां से भागना पड़ा। तो देखिए, प्रारंभिक समय में वो जीता ही नहीं, हार गया। उसके बाद जीता तो 100 दिनों के लिए जीता, उसके बाद फिर से जीता तो 8 महीने के लिए जीता। और जब यहाँ पे समझ में आया कि अब इधर मध्य एशिया की ओर ना जाकर के भारत की ओर जाना चाहिए, है ना, तब इन्होंने भारत के क्षेत्रों में आकर के, भारत का जो सीमा क्षेत्र था वहां पे आकर के कई तरह के युद्ध लड़े और काबुल और गजनी से क्षेत्र को जीता। लेकिन फिर भी इनका मन नहीं माना, और अंतिम में 1511 ईस्वी में पुनः फिर ये उसी क्षेत्र में गए थे जो समरकंद का क्षेत्र था। और समरकंद के क्षेत्र को अबर 8 महीने से ज़्यादा के लिए, लगभग 1 साल के लिए जीतता है। और 1 साल के लिए जीतने के बाद फिर से 1512 ईस्वी में वहाँ से इनको भागना पड़ता है। तब फाइनली इनको समझ में आ जाता है कि इधर मध्य एशिया, तुर्क के इधर जाना आसान नहीं है, क्योंकि उधर जो था वो मजबूत शासन व्यवस्था चल रहा था। इस वजह से, क्योंकि देखो ये यहाँ देखने को मिल रहा है कि बार बार उनको छोड़ करके भागना पड़ता था। इस वजह से ये समझ गए कि इधर के तुलना में इधर अभियान करना जो है वो ज़्यादा आसान है। और ये मजबूत सत्ता को स्थापित करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तो इधर तो सफलता मिली नहीं, तो ये फिर इन्होंने अपना नज़र घुमाया भारत की ओर। और भारत के लिए और जब नज़र घुमाया तो देखने को मिलेगा कि भारत पर उन्होंने फिर आकर के भारत के क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में प्रारंभिक समय में कई अभियान किए। और फाइनली पानीपत के प्रथम युद्ध जब वो लड़े थे इब्राहिम लोदी के साथ, वहां पे भारत के आंतरिक भागों में उनका प्रवेश देखने को मिलता है। तो ये था प्रारंभिक जीवनी के बारे में। हालांकि बाद में वो समरकंद और मध्य एशिया के क्षेत्र को छोड़ करके भारत की ओर बढ़ता है। और भारत की ओर बढ़ता है तो देखने को मिलेगा कि भारत के सीमा क्षेत्र में जो कुछ इलाका था उसको जीतने में कामयाब हो जाता है। जैसे देखने को मिलेगा कि बाबर का अगर भारत पर प्रारंभिक आक्रमण देखा जाए, हालांकि मुख्य आक्रमण के रूप में हम लोग 4 युद्ध को देखते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। लेकिन इससे पहले भी वो भारत में अभियान किए थे और भारत के क्षेत्रों को जीते थे, उसको भी आप याद रखना है। तो पहला को क्या था,
4 युद्ध तो इससे पहले वो लड़ चुके थे। उसमें से पहला लड़ा था 1519 ईस्वी में। अब 1519 ईस्वी में जब भारत के क्षेत्र में जब वो अभियान चलाया तो भारत में का जो सीमा क्षेत्र था बाजौर और भेरा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र में पड़ता है, पहले तो अफगानिस्तान का 2 क्षेत्र को जीत लिया था, काबुल और गजनी को। उसके बाद भी जब 1519 ईस्वी में आया तो बाजौर और भेरा को जीत लिया, जो वर्तमान अफगानिस्तान का ही क्षेत्र में पड़ता है। तो 1519 ईस्वी में ही वो सफल हुआ। 1519 ईस्वी में फिर से उन्होंने एक अभियान चलाया। जब आसानी से ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र उसको मिल गया तो 1519 ईस्वी में फिर से उन्होंने अभियान चलाया और अबर जो है वो पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान का पेशावर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जीत लिया और यहाँ तक अपना जो है वो साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो 1519 में उन्होंने 2 जगह पे अभियान चलाए। सबसे पहले अफगानिस्तान में बाजौर और भेरा को जीता, बाद में पाकिस्तान का पेशावर को जीता था। हालांकि बार बार बोल रहे उस समय ये हिंदुस्तान था, अभी समझाने के लिए हम ये सारे कंट्रीज का नाम लिख दे रहे हैं। फिर उन्होंने 1519 के बाद 1520 ईस्वी में फिर से एक अभियान चलाया भारत के ही क्षेत्रों में और सीमा क्षेत्र में चलाया था। तो 1520 ईस्वी में इस बार उन्होंने बाजौर और भेरा के साथ साथ पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीता। देखिए बाजौर और भेरा को तो वो 1519 में ही जीत लिया था। अब 1920 में क्या किया, पंजाब के कुछ जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारा पंजाब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जीत लिया। और फिर से 1524 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अबर लाहौर में अभियान चलाया और लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको जीत लिया और पंजाब के पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन ले लिया। तो देखिए प्रारंभिक समय में उन्होंने 4 अभियान किए, 4 अलग अलग समय में, और हमारे लगभग जो सीमा का जो क्षेत्र था उस पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। तो 4 युद्ध तो वो प्रारंभिक समय में ही लड़े गए थे, लेकिन अभी तक इनका भारत के आंतरिक भाग में आगमन नहीं हुआ है। ये तो सीमा के क्षेत्रों में वो अभियान चला रहे थे। जब देखा उन्होंने इधर मध्य एशिया और समरकंद के क्षेत्र में अभियान करके और वो उनको जब विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, हासिल नहीं हो रही थी, या फिर हो भी रही थी तो उनको जब भागना पड़ता था, तो इस वजह से वो भारत की ओर आने का ठान लिया और फिर भारत के सीमा क्षेत्रों में कई तरह के अभियान चलाए। और अभियान चलाने के बाद वो भारत के फिर आगे जाकर देखने को मिलेगा कि भारत के आंतरिक भाग में भी प्रवेश करते हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के जरिए करते हैं। हालांकि यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, कहा जाता है कि इनके प्रारंभिक जीवनी में ये इतना भागे थे कि इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमने 2 रमजान जो है एक जगह पे नहीं मना पाया था, इतना इनको भागना पड़ा था, कभी जीतने के बाद, कभी हारने के बाद तो कभी जीतने के बाद, है ना। तो इस तरह से हमेशा वो जो है वो भागते रहे थे, लेकिन फाइनली एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उनका नसीब खुला था 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। एक्चुअली वो सफल कैसे हुए थे इसका भी कुछ कारण था। अगर राजनीतिक कारण देखा जाए भारत के क्षेत्र का, तो उस समय भारत में बहुत विशाल साम्राज्य नहीं था। दिल्ली के क्षेत्र में सल्तनत काल चल रहा था, जिसमें लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। वही अगर विजयनगर के क्षेत्र में देखा जाए तो विजयनगर क्षेत्र में कृष्ण देव राय का शासन चल रहा था और मेवाड़ में एक राजपूत वंश चल रहा था जिसका राजा राणा संगा था। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके और भारत के कई क्षेत्रों में कई शासक जो है वो अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। इसी का फायदा उठा करके जब देखा कि भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं या फिर कोई घातक राजा नहीं है, साथ ही साथ हमने जब इब्राहिम लोदी के बारे में बताया था, वहां पे बताया था कि भारत के कुछ लोगों के द्वारा बाबर को आमंत्रित भी किया जाता है और इससे उनका जो प्रोत्साहन है, उनकी जो ताकत है वो और भी मजबूत हो जाती है। कई लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। उसमें से राणा संगा भी एक है जो जिनके खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर ने। हालांकि प्रारंभिक समय में इन्होंने ये सोचा था कि बाबर आएगा और मोहम्मद गजनवी की तरह धन दौलत को लूट करके वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर आया तो यहाँ पे एक मतलब सत्ता को स्थापित कर दिया, जो बाद में राणा संगा को मतलब हजम नहीं हुआ और फिर राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं, वो तो आगे बताएंगे। तो इसका चूंकि राजनीतिक स्थिति भारत का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने के कारण बाबर को एक मौका मिल गया और बाबर को जब मौका मिल गया तो भारत के आंतरिक भागों में भी प्रवेश कर गए। तो प्रारंभिक समय में 4 क्षेत्रों को तो विजय जीत लिया था, है ना। और वो 4 क्षेत्र जो थे, मतलब 4 अभियान के तहत कई क्षेत्रों को जीता था, 4 ही क्षेत्र नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को जीता था, लेकिन सभी जो थे वो सीमावर्ती क्षेत्र थे। लेकिन भारत के आंतरिक भाग में आने के लिए सबसे पहला युद्ध वो जो थे वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो ये इनका 5वां युद्ध था, लेकिन भारत के आंतरिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये पहला युद्ध था इनका, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था।
और ये कहा जाता है कि एक ही दिन ये युद्ध चला था, कुछ घंटों के लिए ये युद्ध चला था, क्योंकि बाबर की सेना भले ही संख्या में कम थी लेकिन बहुत ही ताकतवर थी, जबकि इब्राहिम लोदी जो था वो थोड़ा सा डरपोक शासक था, इस वजह से वो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जिसको आप याद रखेंगे। जैसे बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया, जो लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में भी देखा जाता है। तो भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्योंकि हराया किसको है? तो यहाँ पे देखिए सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को हराया, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और कहा जाता है कि जब पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा था, इसी समय बाबर के द्वारा सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था। तो भारत में पहली बार तोप का प्रयोग जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। हालांकि ये बाबर के सेना के द्वारा किया गया था, ना कि इब्राहिम लोदी के सेना के द्वारा, है ना। तो बाबर के सेना के द्वारा सबसे पहले भारत में तोप का प्रयोग किया गया था। और इन्होंने जो युद्ध लड़ा था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था, उसमें एक अलग युद्ध नीति को अपनाया था। उस युद्ध नीति को भी पूछा जाता है। इस युद्ध नीति का नाम जो था वो तुगलमा युद्ध नीति था। और तुगलमा युद्ध नीति के तहत इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। हालांकि तुगलमा युद्ध नीति जो बाबर सीखे कहाँ से थे, अगर इसे पूछा जाए तो उज्बेक जनजाति, मध्य एशिया की एक जनजाति है उज्बेगा या फिर उज्बेक कहा जाता है, तो इन्हीं जनजातियों से इन्होंने एक युद्ध नीति को सीखा था जिसे तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। और इसी का प्रयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के क्रम में किस युद्ध नीति को अपनाया था? तो तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। कहाँ से सीखे थे? तो मध्य एशिया की एक जनजाति जो उज्बेक जनजाति है उसी से इन्होंने सीखा था। साथ ही साथ तोप को चलाने के लिए, तोप का प्रयोग करने के लिए उन्होंने उसके लिए भी एक विधि का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे हम लिखे हुए तोप सजाने के लिए उन्होंने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। मतलब विधिवत तोप को सजा करके रखना ताकि उस तोप से कितना सेना को क्षति पहुंचाया जाए, इसलिए भी उन्होंने एक उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और हमने बताया कि तोप का सबसे पहला प्रयोग जो है बाबर के सेना के द्वारा ही पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत के क्षेत्र में किया गया था। अब जब तोप का प्रयोग किया गया तो तोप का संचालक कौन था? तो तोप का संचालक का भी नाम पूछ लिया जाता है। उस्ताद अली कुली जो थे वो तोप संचालित करते थे, तोप चलाने का कार्य करते थे। वही सेना के लिए जो बंदूकधारी का नेतृत्व जो कर रहे थे, जो सेना के पास बंदूक थे, हथियार थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो उस्ताद मुस्तफा कर रहे थे। और कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के क्रम में बाबर की सेना की संख्या 12,000 थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1 लाख में थी। बावजूद भी इब्राहिम लोदी को हराने में किसी तरह का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था बाबर की सेना को। अब 12,000 और 1 लाख के बीच में बहुत अंतर है, लगभग 88,000 का अंतर है। बावजूद भी इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हरा दिया गया था और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल पे मारा गया था। और सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था। तो हुआ क्या था? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि बाबर के सेना के द्वारा तोप का प्रयोग किया गया था जो काफ़ी घातक होता है ना। गोली वगैरह का प्रयोग किया गया था जो काफ़ी घातक होता है। इसीलिए 12,000 की सेना के सामने 1 लाख की सेना भी कम पड़ गई। और उतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे इब्राहिम लोदी जो थे, वो उतने मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट भी नहीं थे युद्ध को लेकर के। कहा जाता है कि जब बाबर भारत के सीमा के क्षेत्र की ओर जब अभियान चला रहा था, उसी समय इब्राहिम लोदी को यह सूचना दिया गया कि आप बाबर के साथ जाकर के युद्ध कीजिए, लेकिन बाबर ने मना कर दिया था और कहा था कि जब तक वो दिल्ली के क्षेत्र की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक हम उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उसी समय भारत के सीमा क्षेत्र में अगर रोकने का प्रयास करते तो शायद वो सफल हो जाते, क्योंकि उस समय बाबर जो था उतना मजबूत अस्थायी रूप नहीं ले पाया था। लेकिन अपनी गलती की वजह से जाकर के इन्हें पानीपत के युद्ध में हार की सामना करनी पड़ी। तो एक तरफ 12,000 की संख्या में सेना और एक तरफ 1 लाख की संख्या में सेना, है ना। जब ये लड़ाई लड़ते लड़ते इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, है ना, तब युद्ध जो है वो बाबर स्वाभाविक है जीत गए, क्योंकि दूसरा शासक जो हार गया। तो जब इन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया तो ये अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। और फिर बादशाह घोषित करने के बाद एक नए वंश को स्थापित करते हैं जो भारत के आंतरिक भाग में स्थापित करते हैं, जिसका नाम है मुगल काल, है ना। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में जब इब्राहिम लोदी को हराने में ये सफल हुए थे, उसी समय मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, है ना। और चूंकि ये थोड़ा युद्ध के समय में अपनी उदार नीति को भी दिखाया था, अपनी उदारता को भी दिखाया था। और कहा जाता है कि जब इन्होंने युद्ध जीता था तो
इसके बाद वहाँ के प्रजा में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे। इस वजह से उनको उदारता के कारण लोगों ने कलंदर भी कहा था। तो कलंदर किसे कहा जाता है या फिर कलंदर की उपाधि किन्हें दी गई थी लोगों के द्वारा, तो वो बाबर को दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं पानीपत का युद्ध आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो है वो किनके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। वही राणा संगा जो मेवाड़ के राजा थे, है ना, जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत के क्षेत्र में आइए और दिल्ली के क्षेत्र पे आक्रमण कीजिए, है ना। वही राणा संगा के साथ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526, 1527, 1528 और 1529 4 लगातार युद्ध वो लड़े थे भारत के आंतरिक सीमा में, आंतरिक भाग में। और फिर 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1527 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा था उसको हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। हालांकि ये सब ट्रिक्स हम बता देंगे इसको याद रखने के लिए, है ना। तो खानवा का युद्ध जो था वो बाबर और राजपूतों के एक शासक राणा संगा के बीच में हुआ था। और यहाँ पे राणा संगा को बाबर ने आसानी से तो पराजित नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि अगर उस समय की राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो भारत में अगर कोई सबसे मजबूत शासक था तो वो राणा संगा था, है ना। राजपूत वंश के शासक था, राणा संगा जो था वो सबसे मजबूत शासक था। और कहा जाता है कि यहाँ पे राणा संगा को हराने के लिए बाबर के द्वारा कई मशक्कत करनी पड़ी थी। बाबर को कई मशक्कत करनी पड़ी थी, अपने सेना को कई तरह के झूठ बोलने पड़े थे, अपने प्रजा को इन्होंने गुमराह किया था। तब जाकर के ये राजपूत राजा जो है, राजपूत वंश के जो शासक राणा संगा थे उनको हराने में कामयाब हुआ था। उन्होंने किया क्या था इस चीज़ को आप देखिए। बाबर ने जब ये राणा संगा के जब उनको युद्ध लड़ना था, खानवा का युद्ध, तो उस समय सबसे पहला प्रॉब्लम था कि ये सबसे मजबूत शासक था भारत के क्षेत्र में उस समय का, है ना। तो इसको हराना उतना आसान नहीं था। इसी वजह से बाबर ने युद्ध को जीतने के लिए एक जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा का मतलब है कि इस्लाम के रक्षा हेतु धर्म का युद्ध, है ना। मतलब एक धार्मिक युद्ध का रूप दे दिया इसको। ये अपना युद्ध इसको नहीं बनाया, बल्कि सेना के मन में इस तरह से नेगेटिविटी बढ़ी, अपने सेना को कुछ इस तरह से ट्रीट किया। और कहा जाता है कि इस युद्ध को लेकर के जो बाबर था वो खुद ही बहुत एक्साइटेड था या फिर खुद ही बहुत एक्टिव था। लोगों को शराब वगैरह सेवन करने से मना कर दिया था और मतलब ठोस अपने आप को एक तरह से अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि राणा संगा को हराना उतना आसान नहीं था। इसी वजह से उन्होंने एक जिहाद का नारा दिया था। और ये जिहाद का मतलब क्या होता है, तो इस्लाम के रक्षा के लिए धर्म युद्ध, है ना, इसके लिए। और इन्होंने बताया कि ये हमारा युद्ध नहीं है बल्कि ये हमारा धार्मिक युद्ध है। इसी वजह से सारे सेना से आग्रह किया था, सारे लोगों से आग्रह किया था कि इस युद्ध में आप भी शामिल होइए और इस युद्ध को किसी न किसी मतलब हम लोग को जीतना ही, क्योंकि ये हमारा धर्म का युद्ध है ना। हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं है बल्कि धर्म का युद्ध है ना। इसी वजह से उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। तो अगर पूछा जाए बाबर ने किस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा का युद्ध जीतने के लिए, मतलब राणा संगा को हराने के लिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। और इस तहत उन्होंने क्या किया, तो राणा संगा को हराने में भी सफल हुए। जब हराने में सफल हुए तो युद्ध के पश्चात, युद्ध के बाद उन्होंने पुनः एक उपाधि धारण की, जो अपने आप को फिर वो गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। और कहा जाता है कि जब बाबर ने राणा संगा को हराया तो राणा संगा को हराने के बाद चूंकि इनको इतना नफरत था इस वंश से कि राजपूतों का सर काट करके एक टीला का निर्माण कराया था, एक बड़ा सा टीला का निर्माण कराया था। और इसी के आधार पे उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसे हम लोग गाजी कहते हैं। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। और इसी के तहत उन्होंने कई राजपूतों का सिर काट करके और एक विशाल सा टीला का निर्माण कराया था, है ना। और अपनी सेना को ट्रीट किया था, किस तहत ट्रीट किया था, तो इन्होंने जिहाद का नारा देकर के इसको मतलब कंप्लीटली धर्म का युद्ध में बदल दिया था। तभी तो ये जीतने में सफल हुए। नहीं तो अगर एक व्यक्तिगत युद्ध लड़ते तो शायद सेना जो है उतने उत्साह के साथ, उतने जोश के साथ नहीं लड़ते और राणा संगा को पराजित करने में सफल नहीं होते। लेकिन चाहे जो भी तरीका हो, इन्होंने अपनाया और खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा। और लड़ने के बाद भी इन्होंने एक उपाधि ली जिसे गाजी की उपाधि कहते हैं। और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, है ना। तो यह था खानवा का युद्ध से संबंधित। आगे
आगे हम लोग चलते हैं चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। और कहा जाता है कि जो नीति यहाँ पे अपनाया गया था खानवा का युद्ध में, वही नीति को चंदेरी का युद्ध में भी अपनाया गया था। हालांकि ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। और चंदेरी आखिर है क्या? तो चंदेरी जो था मालवा और बुंदेलखंड के सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारी और राजनीतिक केंद्र था। यहीं पे ये युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो चंदेरी किसके बीच में था? तो बुंदेलखंड और मालवा के बीच एक सीमा क्षेत्र पड़ता है, जो व्यापारिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पे चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो मेदिनी राय थे, सरदार मेदिनी राय थे। ये भी एक तरह का राजपूत वंश था। तो मेदिनी राय जो थे यहाँ पे शासक थे। और हमने अभी बताया कि इन्होंने राजपूतों का क्या हाल किया था, सो है ना। उसी तरह से इन्होंने सेम विधि को अपनाया, सेम नीति को अपनाया और चंदेरी का युद्ध भी लड़ा था, क्योंकि यहाँ पे भी एक मजबूत राजपूत शासक था। और युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को हराया। और हराने के बाद उनकी, मेदिनी राय के 2 पुत्रियां थी, वो दोनों पुत्री को अपने कब्जे में ले करके और अपना 2 बेटा था उनका, जिनका नाम हुमायूं और कमरान था, उनको जो है कहा जाता है कि भेंट स्वरूप दान में दे दिया था अपने बेटों को। तो जब उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, सरदार मेदिनी राय को, जो राजपूत वंश के शासक थे, है ना। तो मेदिनी राय की 2 पुत्री को उन्होंने अपने अधीन ले लिया। और अपने अधीन लेने के बाद वो अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट स्वरूप दान में दे दिया था। तो ये भी कहा जाता है। और यहाँ पे भी इन्होंने मेदिनी राय को हराया था और चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इसमें भी अभी बताया कि इस युद्ध में भी इसने जिहाद का नारा दिया था, जैसे कि खानवा का युद्ध जीतने के लिए इन्होंने दिया था, है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चंदेरी युद्ध से भी आप याद रखेंगे सारे विधि वही थे, सारे नीति वही अपनाए गए थे, सिर्फ यहाँ पे राजा अलग था। और कहा जाता है कि चंदेरी के युद्ध के क्रम में भी उन्होंने कई राजपूतों का सर काट करके यहाँ पे भी, इस क्रम में भी टीला का निर्माण कराया था। एक विशाल सा पहाड़ के जैसा राजपूतों का सर काट करके और वहाँ पे एक टीला बना दिया था, सिर्फ सर को काट करके। तो सोचिए कि कितनी जानें इन्होंने ली होगी। तो दोनों जो है वो दोनों युद्ध राजपूत वंश के खिलाफ हुआ था, राजपूतों के खिलाफ हुआ था। इस वजह से उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और कहा जाता है कि भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध के जरिए भारत में जो बाबर है वो एक मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। लेकिन अभी भी वो मतलब एक कह सकते हैं कि कंप्लीट मजबूत जो नहीं स्थापित कर पाई थी, मजबूत साम्राज्य जो है वो स्थापित नहीं कर पाया था जब तक कि वो खानवा का युद्ध नहीं जीता था। और कहा जाता है कि जब उन्होंने खानवा का युद्ध जीता तब ये तय हुआ कि मुगल साम्राज्य जो है वो अब लंबे समय तक भारत में शासन करने वाला है, क्योंकि उस समय के सबसे मजबूत शासक कौन थे? तो राणा संगा थे, जो मेवाड़ के शासक थे, है ना। तो खानवा भी समझ गए, चंदेरी भी समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इनके 8वें युद्ध और भारत के आंतरिक क्षेत्र में चौथे युद्ध के बारे में, है ना, जो घाघरा का युद्ध कहलाया। घाघरा नदी के किनारे लड़ाया गया था, इस वजह से घाघरा का युद्ध कहते हैं। और ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1526, 27, 28 और 29 भारत के आंतरिक सीमा में, आंतरिक क्षेत्र में उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। और अंतिम युद्ध जो था वो घाघरा का युद्ध था। और घाघरा का युद्ध जो है वो ये किनके साथ लड़े थे? तो हमने यहाँ पे बताया पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। और इब्राहिम लोदी के ही भाई के साथ इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। और वो क्या था कि बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था, है ना। महमूद लोदी वही इब्राहिम लोदी के भाई थे। हालांकि ये अफगान शासक थे, लेकिन बिहार के क्षेत्र में ये अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। और कहा जाता है कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई तो ये दिल्ली के क्षेत्र में कई तरह से मतलब बाबर को परेशान करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। इसी वजह से बाबर ने एक इसे अभियान के रूप में लिया। और अभियान के रूप में लेने के बाद इसके साथ युद्ध किया और इसको पराजित करके फिर बिहार के क्षेत्र को भी अपने दिल्ली के क्षेत्र में मतलब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो घाघरा का युद्ध जो है बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। वही मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी के भाई था। और यहाँ पे मोहम्मद लोदी की पराजय हुई। और पराजय होने के साथ साथ ये जो घाघरा का युद्ध था वो बाबर का अंतिम युद्ध भी कहलाया। कहा जाता है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, है ना। अब मृत्यु के संबंध में कई ऐसे कहानी है। कहा जाता है कि या तो इनको भारत की क्लाइमेट जो है वो सूट नहीं किया, है ना, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई। या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि नहीं, जो इब्राहिम लोदी की माँ थी उनके हाथों से बना हुआ इन्होंने खीर खाया था और उसकी माँ जो है इस खीर में जहर मिला दिया था, जिसके कारण से बाबर की मृत्यु हो गई। तो हालांकि इनका मृत्यु से तो प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन कहानी आप याद रखेंगे। और जब 26 जनवरी 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई
तब इन्हें प्रारंभिक में उन्होंने अपने जीवन में युद्ध लड़ने के क्रम में आगरा में एक आराम बाग करके मतलब एक बगीचा बसाया था, एक बगीचा बनाया था। तो प्रारंभिक समय में उनको यहीं पे दफना दिया गया। लेकिन जब बाबर इनका जब आत्मकथा जब पढ़ा गया, बाबरनामा जब था, उसमें इन्होंने एक इच्छा जाहिर किया था कि जब भी हमारी मौत हो या फिर जब भी हमारी मृत्यु हो तो हमें काबुल में दफनाया जाए। तो देखा जाता है कि फिर वहाँ से इनको हटा करके और फिर ले जा करके काबुल में दफनाया गया था। तो शुरुआत में आगरा के आराम शाह बाग में इनको दफनाया गया था, हालांकि बाद में इसको फिर काबुल ले गया गया। तो अगर ऑप्शन में काबुल दिया जाए तो काबुल ही सही जवाब होगा, अगर दोनों दिया जाए तो इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले वो एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो कर चुके थे। इसके बाद अगला शासक जो है इसी का बेटा हुमायूं बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग हुमायूं के बारे में समझेंगे। लेकिन बाबर जो है उनसे संबंधित 2 पुस्तक का नाम पूछा जाता है और वहां से प्रश्न पूछा जाता है। कहा जाता है कि बाबर ने एक अपना आत्मकथा लिखा था जहां पे अपने बारे में बताया था, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि प्रारंभिक समय में उनको इतना युद्ध लड़ना पड़ा था कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है कि हम 2 रमजान जो है वो किसी भी एक स्थान पे नहीं मना पाए थे। हालांकि जब वो भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश किया तो वो तो भारत में ही रुके थे और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो बाबर ने 2 आत्मकथा लिखा है, जिसमें से पहला है तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखा था और इसी को हम लोग बाबरनामा कहते हैं। तो तुजुक ए बाबरी इसका वास्तविक नाम है, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, और ये बाबर के द्वारा लिखा गया खुद का आत्मकथा है ना, और ये बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने रिसाल ए उसज, है ना, जिसको हम लोग खत ये बाबरी के नाम से भी जानते हैं, ये 2 पुस्तकों की रचना उन्होंने की थी और ये दोनों पुस्तक से बाबर के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुगल काल का प्रारंभिक स्थिति के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो इसके संस्थापक बाबर हुए, तो बाबर के प्रारंभिक जीवनी और फिर बाबर कैसे भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करने के बाद वह कौन कौन सा 4 युद्ध को लड़ता है, ये सारे आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।